कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि अगर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है ए से बी के बीच में और वो इस इनइक्वालिटी में है कि एफ एक्स जी एक्स जो है वो एफ एक्स से बड़ा है और एच एक्स जो है वो जी एक्स से बड़ा है, ठीक है ना। तो ए से बी के बीच में अगर हम तीनों फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो भी सेम इनइक्वालिटी कवर करेंगे। ऑब्वियसली एरिया से ये बात हम देख सकते थे, क्योंकि जी एक्स फंक्शन अगर बीच में है तो उसका एरिया एफ एक्स के एरिया से बड़ा होगा और उसका एरिया एच एक्स के एरिया से छोटा होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हमने कई क्वेश्चंस किए थे जिसमें फंक्शंस को आपस में कंपेयर करके हमने उनके इंटीग्रेशंस को कंपेयर किया था। तो हमने फंक्शन के नेचर को कंपेयर किया था। फिर इसमें हमने दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था कि कई बार क्या होता है कि किसी भी इंटीग्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे हमें कमेंट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन के लेफ्ट और राइट दो ऐसे फंक्शन एज्यूम करते हैं जिनका इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं और जिससे हम ये वैल्यू अचीव कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसमें हमने देखा कि x की पावर 1/1 प्लस x की पावर 8 है, तो जो ये एफ एक्स है वो x की पावर 7 और ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, तो हमने कहा ये फंक्शन x की पावर 7 से तो लेस रहेगा ही, है कि नहीं, और 0 से बड़ा होगा क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसके हिसाब से हमने ये इंटीग्रेशन कर लिया है। जैसे ये क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है कि ये π/2 से छोटा और ln2 से बड़ा है। अब हम इसका इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे, बट इसके लेफ्ट और राइट ऐसे दो फंक्शन एज्यूम करेंगे जिनका इंटीग्रेशन हम करना जानते हैं। अब हमको पता है कि रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बस हमने इसके लेफ्ट और राइट, चूंकि x 0 से 1 के बीच में है, हाँ है ना, अगर हम x की पावर 6 की जगह एक्स स्क्वायर ऐड करते तो वैल्यू बढ़ जाती, और अगर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते तो वैल्यू कम हो जाती। तो हमने यही इनइक्वालिटी बना ली। ऐसे दो फंक्शन हमने एज्यूम कर लिए, लेफ्ट और राइट, उनका इंटीग्रेशन किया तो हमको वही रिजल्ट मिल गया। सेम लॉजिक इस क्वेश्चन में हमने लगाया था कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब के रूट को तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो यानी इसके लेफ्ट और राइट हमें ऐसे दो फंक्शन एज्यूम करने पड़ेंगे जिनका इंटीग्रेशन हम जानते हो, इस तरह की वैल्यू हम बना सकते हो, हाँ है ना। तो हमने देखा भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ रही है तो उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो पाई वाली चीजें आ सकती हैं। तो हमने एक्स क्यूब, चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर हम यहाँ से एक्स क्यूब हटा दें तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, और अगर हम इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक्स 0 से 1 के बीच में है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो इसके हिसाब से फिर से हम किए थे और यही क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया था। तो ये तो तरीका हमने सीखा, है ना। फिर हमने कहा कि अगर एक एफ एक्स फंक्शन पॉजिटिव है ए से बी के बीच में और एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स पॉजिटिव फंक्शन है और ए से बी के बीच में उसका इंटीग्रेशन 0 आ रहा है और फंक्शन पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन 0 आने के लिए फंक्शन का कुछ पोर्शन तो नेगेटिव होना पड़ेगा, बट पूरा पूरा फंक्शन अगर पॉजिटिव है और फिर इंटीग्रेशन 0 है, तो ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है जब फंक्शन ही 0 हो जाए। अदरवाइज किसी भी पॉजिटिव फंक्शन का ए से बी के बीच में इंटीग्रेशन कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन है कि एफ एक्स एक पॉजिटिव फंक्शन है और ए से बी के बीच में उसका इंटीग्रेशन 0 है, तो ए से बी के बीच की हर वैल्यू पे फंक्शन हमेशा क्या आउटपुट देगा? 0। तो वो आउटपुट डन। अब हम बात करने वाले हैं अपनी अगली इनइक्वालिटी की। देखिए अगली इनइक्वालिटी में क्या कहा गया है कि m और n, सॉरी, अगली इनइक्वालिटी में क्या कहा गया है कि जो ये m है, जो ये n है, वो फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है। ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? बोलिए, अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम है, तो इसका मतलब ग्लोबल मिनिमम का मतलब ये हो गया कि एफ एक्स जो है वो हमेशा स्मॉल एम से बड़ा होगा, वो कभी स्मॉल एम से नीचे नहीं जा सकता। फॉर ऑल एक्स लाइज बिटवीन ए से बी, ए से बी के बीच में कोई भी एक्स ले लो, एफ एक्स हमेशा एम से बड़ा होगा। सेम लॉजिक में अगर हम ग्लोबल मिनिमम की बात करें, सेम लॉजिक से अगर हम ग्लोबल मैक्सिमम की बात करें, तो हम कहेंगे कि जो आपका एफ एक्स फंक्शन है वो हमेशा छोटा होगा किससे? फॉर ऑल एक्स लाइज बिटवीन ए से बी। ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम का ये मतलब होता है कि फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू को कभी क्रॉस नहीं कर सकता, उससे नीचे नहीं जा सकता, और अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कभी ऊपर नहीं जा सकता। दैट इज ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। तो अगर किसी फंक्शन का ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबल मैक्सिमम आपको पता है, तो मान लेते हैं कि सिचुएशन हमारी ग्राफिकली कुछ ऐसी है कि फंक्शन के बारे में हमको ये पता है कि ए से बी के बीच में फंक्शन का ये ग्लोबल मिनिमम है और ये ग्लोबल मैक्सिमम है। सपोज ये सिचुएशन ए से बी के बीच में फंक्शन की है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? Yes, sir. सपोज ए में, एक सेकंड,
ए से बी के बीच में फंक्शन की ये सिचुएशन आ रही है कि x इक्वल्स टू ए से बी के बीच में फंक्शन ऐसा आउटपुट दे, ठीक है ना। तो ये हो गया x इक्वल्स टू ए, ये हो गया x इक्वल्स टू बी। अब इसका जो ग्लोबल मिनिमम आया वो ये हो गया, दिस वैल्यू इज स्मॉल m, है ना। और जो उसका ग्लोबल मैक्सिमम आया वो ये वाला पॉइंट, दिस वैल्यू इज कैपिटल M। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये आया सिचुएशन ए से बी के बीच में। तो ऑब्वियसली अगर ए से बी के बीच में इसका एरिया निकालोगे तो एरिया में तो हमें ये वाली वैल्यू सारी मिल जाएगी। ए से बी के बीच में इसका अगर हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो यही तो आएगा। सोच के जवाब दो भाई। यस सर। हाँ या ना? में किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो ओके हो। अच्छा, अब अगर हम यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालें, ये वाला एरिया, तो ये m इंटू बी माइनस ए आएगा कि नहीं? बोलो। Yes. ये इससे तो Yes. ग्रेटर, ये वैल्यू इस एरिया से तो ग्रेटर होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबको दिख ही रहा है। जो रेड वाला एरिया है वो ब्लैक वाले इस एरिया से तो बड़ा होगा ना। यस अरे हाँ, यहीं पे अगर आप ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला ब्लू वाला एरिया, तो ये इस ब्लू वाले एरिया से छोटा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें ये जो व्हाइट वाले पोर्शन में ब्लू लाइंस आ रही हैं, ये एरिया एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा कि नहीं? सोच के जवाब दो। यस यस हम ये कह सकते हैं, सॉरी, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, तो a से b के बीच में जो एफ एक्स जी एक्स का इंटीग्रेशन है वो m इंटू बी माइनस ए से कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये बात दिखी सबको कि नहीं भाई? कई बार क्या का इनइक्वालिटी रिजल्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के हिसाब से भी बना सकते हो। ग्राफिकली भी ये बात आपको दिख रही होगी कि भाई m इंटू बी माइनस से ये एरिया आया, इससे तो ये एरिया बड़ा ही आ रहा है, और कैपिटल M इंटू बी माइनस से ये एरिया आया, इससे ये एरिया छोटा आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन है? सर बात क्लियर हुई? तो अगर उसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल m है, मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है, तो हम ये कह सकते हैं कि a से b का इंटीग्रेशन जो है वो m इंटू बी माइनस ए से कैपिटल M इंटू बी माइनस ए के बीच में लाई करेगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए, बोलिए भाई। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर है, क्या कहते हो? यस सर। अब आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि हमें ये प्रूव करना है कि जो है साइन x की पावर 10 जो है वो पाई बाई 128 से पाई बाई 4 के बीच में है। साइन x की पावर 10 जो है वो इसके बीच में लाई करता है। तो हमने सीधे कहा भाई कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो हमारा साइन x की पावर 10 है, और x वैल्यू जो है वो लाई कर रही है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में। तो हमको तो दिख ही रहा है कि अगर x पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में है तो साइन x की पावर 10 जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है? बोलो। यस अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? x इज इक्वल टू पाई पे। हाँ या ना? और वो होगी कितनी? बोलिए। साइन पाई बाई 2 की पावर 10 मतलब 1 होगी। मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी? पाई बाय अगर इंक्रीजिंग फंक्शन वैल्यू पाई बाई 4 पे आएगी, और वो कितनी? साइन पाई बाई 4 की पावर 10। अरे हाँ या ना? यानी 1 बाई की पावर 10, यानी क्या वो 1 बाई 32 होगी? देखो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइन एक्स की पावर 10 है वो जो है 1 बाई 32 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में अगर हम साइन एक्स की पावर 10 को इंटीग्रेट करें तो बी माइनस ए, मतलब पाई बाई 4 इंटू 32 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। हाँ या ना? यही हमें प्रूव करना यस था ना। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 10 इंटू डी एक्स किसके बीच में है? पाई बाई 4 से पाई बाई 128 के बीच में लाई करता है।
देख लीजिए आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मेरे हिसाब से पूरी कैलकुलेशन वाली बात समझ में आएगी। तो इनइक्वालिटी प्रूव करने का एक तरीका हमें और मिला कि हम ये करें कि जो फंक्शन है इसका ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकाल लें, फिर ये सेम इनइक्वालिटी लगा दें। तो वो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए से वैल्यू बड़ी होगी और कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए से वैल्यू छोटी होगी। हाँ या ना? क्या ये चीज सबको Yes, क्लिक sir. कर पा रही है? Yes, sir. 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। सेम कॉन्सेप्ट पे आपको ये प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस एंड प्रूव दैट दिस, सेम कॉन्सेप्ट पे। तो अब जो फंक्शन है वो ये है, 1 से e के बीच में इसका मैक्सिमा और मिनिमा आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये तो e माइनस 1 ही लिखा है ना, b माइनस ए। दिख रहा है कि नहीं? सॉल्व कर रहे हो ना? Yes. सर तो एफ एक्स फंक्शन आपको 1/2 प्लस एल एन एक्स मिल रहा है और x जो है वो 1 से e के बीच में। तो मैक्सिमम में देखने के लिए आप एफ डेस एक्स निकालते हो। तो जैसे आप इसका एफ डेस एक्स निकालोगे क्या आएगा? 2 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर और एक x आएगा और साथ में -1 आ रहा है क्या ऊपर? देखो, अरे हाँ है ना? तो क्या ये वैल्यू निगेटिव आ रही है? ये बताओ, बोलो भाई। Yes. क्या इसका मतलब ये फंक्शन कैसा आ रहा है? क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है? Yes. Yes, sir. अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी? अरे बोलो। E पर. डिक्रीजिंग ऐसे आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू बी पे होगी, मैक्सिमम वैल्यू ए पे होगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन किससे ग्रेटर होगा? बोलिए। एफ ऑफ ई से तो बड़ा होगा। अरे हाँ या ना? Yes. और Yes, sir. 1 से छोटा है. ग्लोबल मिनिमा मिल गया। अब इसी को हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं? 1 से ई। तो dx अपॉन 2 प्लस एल एन एक्स जो है वो e माइनस 1/3 से बड़ा होगा और e माइनस 1/2 से छोटा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताइए। Yes, sir. Yes. क्या है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तुरंत ये रिजल्ट प्रूव होके आ गया। हाँ भाई, b माइनस ए दिस से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी भी। बात क्लियर है भाई? मतलब इस क्वेश्चन को सीधे अप्रोच करना है कि उल्टी तरफ से, क्योंकि एफ एक्स हमने क्वेश्चन से ही निकाला है, उसके बाद x बिलोंग्स टू 1 से e भी हमने क्वेश्चन की इंटीग्रेशन देख के सोचा है। हमें ये बताना था कि इस इंटीग्रेशन की मैक्सिमम मतलब ये वैल्यू इससे छोटी और इससे बड़ी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के दो कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में आ गया। तो हम इसके लेफ्ट और राइट फंक्शन एज्यूम करके ये काम करें, या फिर हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें। समझ में आया? इसके इंटीग्रेशन में हमने ऑलवेज कैसा आ गया? डिक्रीजिंग आ गया। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हाफ और 1/2, 1/2 और 1/3 आ गई। और ये b माइनस ए लिखा हुआ है। तो जब हमको ये b माइनस ए लिखा मिल रहा है तो एक अप्रोच हमारे दिमाग में आएगी ना कि b माइनस ए इंटू एम, b माइनस ए इंटू कैपिटल एम से कंपेयर कर लें। वो हमने ऑब्जर्व किया और उससे कंपेयर कर लिया तो काम हो गया। अब हो सकता है कि वो b माइनस तो दिस वाली चीज ना लिखी हो, तो उसके हिसाब से हमें दूसरी चीज सोचनी पड़ेगी। ये फर्क है बस। समझ गया कि नहीं? वो तो ये मेथड मिनिमम मैक्सिमम से हम ये काम क्वेश्चन कर सकते हैं, या लेफ्ट और राइट फंक्शन एज्यूम करके कर सकते हैं। तो वो तो हमें क्वेश्चन देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें दोनों में से कौन सी अप्रोच से जाना है कि नहीं? Yes. यस वो सर। चलिए अगला बताइए। sin x बाई एक्स 0 से π/2 के बीच में। जैसे अभी आपने पढ़ा कि m और इस कैपिटल M के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी आपको वही डायरेक्शन दिख रही होगी। इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है, क्योंकि अभी आप वही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। बट एग्जाम हॉल में दोनों मेथड आपके सामने खुले होंगे।
तो वो क्वेश्चन देख करके आप क्वेश्चन में कैसे ऑब्जर्व करोगे, वो आपको ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि हम हो सकता है लेफ्ट और राइट फंक्शन एज्यूम करें, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालें, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से डील करोगे तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस। और वैसे भी अब सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, आपके सामने तो ऑप्शन ही आएंगे ना, तो ऑप्शन में हो सकता है कि एक ऑप्शन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेके बना दे, हो सकता है कि एक ऑप्शन फंक्शन लेके बना दे, तो हमें तो सारे ऑप्शंस देख कर ही सोचना पड़ेगा ना कि हमें क्या चीज कैसे देखनी है। इनके अलावा और कोई अप्रोच नहीं बना पाएगा, बस ये है। हाँ भाई, अब बताइए सेकंड वाला हो गया कैसे भाई? इसमें आपने क्या लिया, sin x by x लिया होगा। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, जैसे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आता है एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्या है बोलो, और x जो है वो 0 से π/2 के बीच में, ऐसा आ रहा है देखो। यस सर। फिर आप gx फंक्शन नया ले लेते हैं, दैट इज x cos x माइनस साइन एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो आ जाता है x साइन एक्स शायद ना, माइनस का, और प्लस का cos x माइनस का cos x, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और ये रिजल्ट शायद आता है x साइन एक्स 0 से π/2 के बीच में निगेटिव आ जाता है, ऐसा है ना। यस का मतलब ये जो gx फंक्शन है ये कैसा आ जाता है, डिक्रीजिंग। यस। और अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है तो इसका मतलब देख लो, कैलकुलेशन सही है ना, x cos x sin x, तो माइनस x माइनस साइन एक्स फिर cos x, और ये ठीक है, सही है ना सब कुछ। तो g डैश x का निगेटिव आया नहीं, gx डिक्रीजिंग आ गया। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो इसका मतलब ये हमेशा g 0 से तो छोटा ही रहेगा, और g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब gx फंक्शन लेस देन 0 आ जाता है। अब ये जो फंक्शन है ये लेस देन 0 आ गया और ये पॉजिटिव है, तो ये अल्टीमेट कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। समझ में आया कि नहीं? बीच वाली अप्रोच क्लियर हुई, ये वाली। कई बार ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बीच के फंक्शन में ऐसे फंक्शन बन जाते हैं जिनको अलग से लेके ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाता है, तो वो चीज में ध्यान रखिएगा, तुरंत तुरंत इस फंक्शन को नया फंक्शन मान के अप्रोच लगा दीजिएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस। अब ये फंक्शन कैसा आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। तो अब अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, 0 पर, 0, और मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, π/2। π/2। तो इसका मतलब जो ये एफ एक्स फंक्शन है वो एफ ऑफ 0 से, सॉरी, एफ ऑफ π/2 से तो बड़ा होगा और एफ ऑफ 0 से छोटा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, 0 डोमेन में है नहीं, तो 0 पे आप क्या निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। 0 प्लस की बात करेंगे ना आप, बोलो भाई। और π/2 पे तो सीधी वैल्यू 2/π आ जाएगी। इसके बाद b माइनस ए का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो 2/π इंटू π/2 से 0 से π/2 साइन एक्स बाई एक्स, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 इंटू 1। यही हमें प्रूव करना था कि 0 से π/2 साइन एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 से लेके π/2 के बीच में। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये वाला। ये भी सॉल्व हो गया होगा, मैक्सिमम इनवर्स। यस। ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। बस, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें भी हमने वही सेम काम किया। एफ एक्स फंक्शन क्या है, रूट अंडर 3 प्लस एक्स क्यूब है। जैसे आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 रूट अंडर 3 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर आ रहा है, क्या है तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि x हमें 1 से 3 लेना है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया, तो तुरंत आप कहोगे कि एफ एक्स की वैल्यू f1 से बड़ी होगी और किससे छोटी होगी, f ऑफ 3 से। तो इसका मतलब रूट अंडर 3 प्लस एक्स क्यूब जो है वो f1 से बड़ा होगा। f1 मतलब 2,
और f3 मतलब √30। इसी को आप 1 से 3 इंटीग्रेट कर देंगे। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। Yes, sir. 4 से b माइनस a करोगे तो 4 से 2√30 के बीच में आ जाएगा। हाँ या ना? Yes. b माइनस Yes. a। ये वो इसी टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप सिंपल वही लॉजिक लगा दे रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना कि b माइनस ए से बड़ा होगा और a माइनस बी से छोटा होगा। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बोलो भाई, Yes. sir. ओके हो इस बात से, ये बताओ। Yes, sir. Yes. चलिए, इसके बाद एक इनइक्वालिटी का यूज ये भी है, एक ये इनइक्वालिटी है। पहले तो इस इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये अगला स्टेटमेंट है इनइक्वालिटी का, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि f(x) और g(x) दो गिवन फंक्शन है, ठीक है ना, a से b के बीच में। तो पहली चीज, f(x) एंड g(x) आर कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) एंड g(x) आर continuous function for all x belongs to a से b के बीच में एक continuous function है। तो f(x) into g(x) का अगर a से b के बीच में इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन a से b के बीच में f स्क्वायर gx dx से a से b के बीच में g स्क्वायर dx fx से छोटा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. ये a से b के बीच में ऐसा जरूर होता है। अब ये क्यों है, देखो, मान लेते हैं कि हम फंक्शन ले लेते हैं f(x) माइनस लैम्डा gx का होल स्क्वायर, ये हमने एक फंक्शन लिया। तो ऑब्वियसली लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो, हम ये कहेंगे कि f(x) हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। इस बात से एग्री हो कि नहीं? क्योंकि स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा कि नहीं भाई, ये बताओ। लैम्डा की किसी भी रियल वैल्यू। Yes. अब जब, इसका मतलब f स्क्वायर x प्लस लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर एक्स माइनस 2 लैम्डा f(x) इंटू gx। दिखा सबको? ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आउटपुट देगा। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes. बोलो यहाँ तक हो। Yes. Yes, sir. इसका अगर मैं a से b के बीच में f स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करूं, लैम्डा स्क्वायर a से b के बीच में g स्क्वायर x dx को इंटीग्रेट करूं, माइनस 2 लैम्डा a से b के बीच में fx इंटू gx को इंटीग्रेट कर दूं, तो ये भी पॉजिटिव आउटपुट देगा। ऑब्वियसली आपने पढ़ा है जो फंक्शन का आउटपुट होता है वही उसके इंटीग्रेशन का आउटपुट होता है। हाँ या ना? अब बताओ, क्या ये लैम्डा इक्वेशन लैम्डा में क्वाड्रेटिक है? सोच लो, क्या ये Yes, इक्वेशन sir. लैम्डा में है कि नहीं? तो अगर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। Yes, sir. Yes. का डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या बताओ? बी स्क्वायर f(x) इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरी चीज का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये लेस होगा किससे? बी स्क्वायर। चलो -4ac, तो -4a और c। क्या ये बात सबको समझ में आती है, नहीं आ रही है बताओ? Yes, sir. ये लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा? तो 4 से 4 कैंसिल, यानी कि a से b f(x) gx dx का स्क्वायर लेस होगा किससे? a से b f स्क्वायर x इंटू डी एक्स इंटू a से b जी स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। अब Yes. जैसे ही दोनों साइड रूट लेंगे तो a से b f(x) इंटू जी एक्स डी एक्स, इस पे क्या लग जाएगा? मॉड। ये हमेशा लेस होगा किससे? रूट अंडर a से b f स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू a से b जी स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या ये पूरी इनइक्वालिटी सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बताएगा। तो कई बार ये इनइक्वालिटी भी रूट के केस में यूज कर लेते हो कि ऐसा होगा तो आप ये काम करोगे।
देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। दिखा भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि a से b के बीच में एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रूट अंडर ऑफ a से b एफ स्क्वायर डी एक्स a से b जी स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्रोडक्ट के रूट से कम होगी हमेशा। ये वैल्यू इसके प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन की वैल्यू इससे एक्सीड नहीं कर सकती। अच्छा, अब हमको ये तो फील आ रहा है ना कि ये सारी चीजें हम तब, मतलब ये इनइक्वालिटी हम तब सोचेंगे जब ये एफ एक्स और ये जी एक्स रूट के फॉर्म में दिए हो, क्योंकि तब हम इसका इंटीग्रेशन इतनी आसानी से कर नहीं पाएंगे, लेफ्ट टू राइट फंक्शन इतनी आसानी से एज्यूम कर नहीं पाएंगे। तो हम इस तरह की अप्रोच लगाएंगे कि स्क्वायर करके आराम से इंटीग्रेशन निकाल के मल्टीप्लाई कर ले। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. बोलिए भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? Yes, ये sir. रिजल्ट भी, और आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए। समझ पाए कि नहीं भाई? तो ये रिजल्ट क्या था कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ए से बी के बीच में एफ एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन ए से बी के बीच में एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा रूट अंडर ऑफ ए से बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स और ए से बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट से छोटा होगा। ये चीज थी बस। क्या ये पूरी अप्रोच सबको क्लियर हुई? कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। No, sir. नो सर। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, तो अब तो यार अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही है, तो अभी तो प्रूव ही रहोगे। ये फंक्शन क्या हो गया एफ एक्स, और ये फंक्शन हमारे लिए क्या हो गया भाई जी एक्स। तो हम कह सकते हैं कि 0 से 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब, दिखा क्या सबको, इंटू डी एक्स। ये हमेशा छोटा होगा किससे? रूट अंडर ऑफ 0 से 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या ये बात हम सबको क्लियर हो रही है? ये बताओ। बस इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो यानी 0 से 1 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, और 0 से 1 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे ना, बताओ। Yes, sir. ये वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे 0 से 1। ये वाला इंटीग्रेशन क्या आएगा? x प्लस एक्स की पावर 4/4, लिमिट रख देंगे 0 से 1। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2, क्या 3/2 आ रहा है? और ये आ जाएगा 1 प्लस 5/4, क्या 5/4 आ रहा है इसी का रूट। तो इसका मतलब ये हमेशा किससे लेस आ गया? रूट अंडर 15/8। यही हमें प्रूव करना था। देख लीजिए, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। No, sir. ये इक्वलिटी सबको समझ में आई भाई? यस बोलिए। Yes, sir. डन, आगे बढ़े। यस Yes, sir. अब मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूं, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 से 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने पूछी है। तो आपके दिमाग में तुरंत वही वाला कॉन्सेप्ट स्ट्राइक करेगा कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. और क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करके? हाँ भाई, वही वाला कॉन्सेप्ट स्ट्राइक किया होगा, बस उसी को सॉल्व कर मैक्सिमम वैल्यू कमेंट करना है।
Root 168/5. Yes, sir. Yes, sir. रूट अंडर 168/5। 5. तुरंत आपने यही काम किया हुआ कि भाई 0 से 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स जो है वो छोटा होगा किससे, रूट ओवर ऑफ 0 से 2 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इंटू 0 से 2 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। बस इसी के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था आपको। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, रूट अंडर 168 8/5. Yes, इसका sir. मतलब मैक्सिमम कितनी आ रही भाई, रूट अंडर 168/5। इसको फंक्शन, इस वैल्यू को फंक्शन कभी क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या आ गया, रूट अंडर 168/5। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझे बताएंगे, देख लीजिए किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट अगर जनरेट हो रहा हो तो मुझे बताएगा। तो टोटल इनइक्वालिटी में इतने ही रिजल्ट आप यूज करेंगे, इसके हिसाब से आप इनइक्वालिटी बता देंगे, हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब हम बात करने जा रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। अभी उस और उसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, है ना। मतलब अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है, मतलब यूज ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है, वो भी तब जब क्या हो, व्हेन अ वेरिएबल पैरामीटर। मतलब ये कॉन्सेप्ट हम तब लगाएंगे जब एक वेरिएबल पैरामीटर हो जाएगा क्वेश्चन में इन्वॉल्व। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लिक करेगा कि ये वेरिएबल पैरामीटर से मेरा मतलब क्या है और चीजें हो क्या रही हैं। मतलब हम क्या करेंगे, यूज कर रहे हैं किसका, डिफरेंशिएशन का। किसके केस में, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें दो तरह की सिचुएशंस आती हैं, अभी हम पहली सिचुएशन डील कर रहे हैं। अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन में हम किसका यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का, वो भी कब, जब एक वेरिएबल पैरामीटर इन्वॉल्व है हमारे क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिएगा कैसे सिचुएशंस में ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सॉल्व करना है 0 से 1 x की पावर a माइनस 1 बाई ln x इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें x तो वेरिएबल है, सबको दिख रहा होगा। x क्या है भाई, एक वेरिएबल है, बोलिए। Yes, sir। yes, और आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और a एक पेरीमीटर है कि नहीं। तो ऐसी जो ये पेरीमीटर होता है इसके रेफरेंस में, ऐसी सिचुएशन में जो ये पेरीमीटर होता है ना उसके रेफरेंस में, हाँ या ना। ऐसी सिचुएशन में जो पेरीमीटर होता है ना, जैसे ये एक पेरीमीटर है x, दिख रहा है सबको कि नहीं। इसी पेरीमीटर के रेफरेंस में हम अपने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। पेरीमीटर के रेफरेंस में, ध्यान रखिएगा, किसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट करते हो, बोलिए। perimeter. Perimeter. एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ आप ध्यान से देखिए। मतलब आपका इंटीग्रेशन किसी पेरीमीटर के टर्म में दिया हुआ है और वो इंटीग्रेशन है a से b f ऑफ t और उसमें x है। ये जो है वो एक पेरीमीटर है, t जो है वो क्या है, पेरीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, उस पेरीमीटर के रेफरेंस में अपने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो होगा क्या, a से b, भाई अब t और x दोनों वेरिएबल है, t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करना है तो x को तो एज अ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम लगाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेफरेंस टू t, क्योंकि हम डेरिवेटिव सिर्फ किसके रेफरेंस में कर रहे हैं बताओ, t के रेफरेंस में, और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। फिर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। किसके टर्म में ये पूरी वैल्यू सॉल्व होके आएगी, लास्ट में भाई x इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, x तो खत्म हो जाएगा, t बचेगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म में आ जाएगा सॉल्व होके, जो भी आ रहा होगा, हाँ या ना। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन सॉल्व होके किसके टर्म में आ जाएगा, मान लो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होके पूरा t के टर्म में आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा डी आई टी
बाई डी टी, ये पूरा इंटीग्रेशन टी के टर्म में सॉल्व होके आ जाएगा। इसी को हम बाद में क्या कर देंगे बताओ, बोलिए, जी टी को डी टी लगा देंगे और फिर से इस पूरे को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो यहाँ से हमें आई टी इंटीग्रेशन मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? Yes, sir. प्रोसेस समझ में? उस पैरामीटर के रेफरेंस में, जो भी पैरामीटर हमको दिया होगा उस पैरामीटर के रेफरेंस में हम अपने इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर बाद में dt, जब gt डिफरेंशिएट होके पूरा फंक्शन आ जाएगा, बाद में इसको इंटीग्रेट करके आई वाला इंटीग्रेशन उस पैरामीटर के टर्म में निकाल देंगे। क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई? ये समझाओ पहले। Yes. Yes, sir. वाह, इस कहानी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या डिसाइड हुआ भाई? यहाँ पे A. पैरामीटर क्या डिसाइड हुआ? ए। तो ए के रेफरेंस में हम अपनी इक्वेशन को क्या करेंगे बताओ? Partial. डिफरेंशिएट करो। डी आई बाई डी ए निकालो, 0 से 1। ए के रेफरेंस में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो। अब ध्यान से देखना, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर एक्स वाली फीलिंग है कि नहीं है? अरे सोचो, ये तो फंक्शन कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट की पावर ए का मतलब कांस्टेंट की पावर एक्स, ये वेरिएबल है ना इस केस में, क्योंकि ए के रेफरेंस में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स तो कांस्टेंट है। तो अब ए की पावर एक्स क्या होता है जरा बताओ? एक्स की पावर ए इंटू एल एन एक्स होता है। Yes. और ये और ये यहाँ से dx आ गया। अच्छा, अब ये आया 0 से 1 x की पावर a इंटू डी एक्स, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर a प्लस 1 बाई a प्लस 1, लिमिट रख देंगे। तो क्या ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस 1 आ जाएगा? अब जो हमने कहा a की वैल्यू a के टर्म में आ गई। देखो, यही तो बताया था मैंने कि डी आई बाई जो इंटीग्रेशन है वो t के टर्म में, उसी पैरामीटर के टर्म में आ जाएगा। बाद में हम फिर से कर देंगे। बोलो, Yes. क्या हम इसको कर सकते हैं? जवाब दो। Yes, sir. यहाँ से जो ln a प्लस 1 प्लस दिख रहा है, ध्यान से देखना। अभी हमें c कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जब हम इस वाले इंटीग्रेशन में a को 0 रख देते हैं तो क्या i 0 की वैल्यू 0 आ रही है? देखो, रख के देख लो। जैसे a को 0 रखोगे, x की पावर 0 कितना होगा? 1। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? इसका मतलब a 0 रखते ही i की वैल्यू कितनी दी थी? 0। जैसे ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू ln a प्लस 1। हाँ या ना? तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि 0 से 1 x की पावर a माइनस 1 बाई ln x dx, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? ln a प्लस। क्या एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे पेरीमीटर के रेफरेंस में हमने डेरिवेटिव लगाया और ये काम हमने क्यों किया? देख लो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आराम से देख लीजिए। कोई डाउट आ रहा हो तो वो मुझे बताइए। बोलिए भाई, इस कॉन्सेप्ट डाउट आ रहा? स्टेप क्या है, कैसे इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? इंपॉर्टेंट बस ये है, इस Yes, sir. कॉन्सेप्ट को क्या है, ये स्टेप है उसके। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये स्टेप। Yes. Yeah. इस कॉन्सेप्ट को कैसे डील कर रहे हैं, कांस्टेंट के रेफरेंस में डेरिवेटिव कर रहे हैं, दिखा सबको कि नहीं बताओ? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, दिख रहा होगा सबको कि उस पैरामीटर के रेफरेंस में हम उसका डेरिवेटिव कर दे रहे हैं और पूरा इंटीग्रेशन पैरामीटर में सॉल्व करके उसको डिफरेंशिएट, फिर बाद में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। वहां से हम वैल्यू इंटीग्रेशन की निकाल दे रहे हैं और उस पैरामीटर पे इस इंटीग्रेशन की 0 रखने पर क्या वैल्यू है वो हमको पता ही है। वहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के सीधा इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो मुझे बताओ। No, sir. अरे हाँ या ना, देख लो आराम से। कोई डाउट या कंफ्यूजन बन रहा हो तो मुझे बताओ। सही है? Yes. अब जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि 0 से 1 x की पावर 7 माइनस 1 बाई ln x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सीधा आपका आंसर ln 8 होगा। सोच के बताओ। Yes, sir. Yes, sir. a माइनस का इंटीग्रेशन ln a प्लस 1 होता है, तो x की पावर 7 माइनस 1 बाई ln x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 8. 0 से 1 के बीच में, है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं।
x की पावर a माइनस 1 बाई ln x का इंटीग्रेशन ln a प्लस 1 होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया। क्या ये बात हमें क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. कितना आ रहा है तो बताओ। डन है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आइए जरा आप इस कॉन्सेप्ट के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूज करते हैं, जैसे फाइंड पहला i इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स x बाई x इंटू डी एक्स ए ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना है। चलिए लगाइए दिमाग। इसमें वेरिएबल पैरामीटर मतलब पैरामीटर क्या है? ए है। समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले इक्वेशन को ए के रेफरेंस में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, और फिर वैल्यू रख के सिंपलीफाई कर देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? बताओ फिर आंसर। तो भेजी क्या हुआ? सॉल्व कर रहे हैं भाई सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. तो डी आई बाई डी ए तो लिख ही लिया होगा। tan इनवर्स ए एक्स है तो ए के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साथ में एक एक्स भी आएगा ऐसा, Yes, sir. और है तो 0 हो जाएगा, और एक एक्स डिनोमिनेटर में भी बच जाएगा, तो एक्स से ये वाला एक्स हो जाएगा कैंसिल। ये आएगा 0 से इनफाइनाइट डी एक्स अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देख लो भाई, Yes, sir. इसकी वैल्यू आएगी 1 बाई ए tan इनवर्स ए एक्स, और इसमें लिमिट रख देंगे 0 से इनफाइनाइट, तो ये रिजल्ट आएगा 1 बाई ए इंटू पाई बाई 2, यानी कि डी आई बाई डी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई Pi by बाई 2 2। है। चेक कर लो सब लोग, यही आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब यहाँ से डी आई कितना बन जाएगा? पाई बाई 2a इंटू डी ए। फिर से इसको इंटीग्रेट करोगे तो आई कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 ln a। क्या हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सी। अभी सी निकालने के लिए फिर से वापस आओ। अगर हम इसमें a को 0 रख दें तो आई कितना आ जाएगा बताओ? देखो, a को 0 Minus. रख दें या 0 नहीं 1 रखो। a को क्या रख दो? 1, 0 नहीं, a को 1 रखो। सही है ना? Sir, 0 a को a को 1 रखो तो आई 0 आ जाता है। देखो ध्यान Yes. से। Yes, sir. Yes. भी a को क्या रख दो? 1, तो आई कितना है? 0। तो इसका 0. मतलब c कितना? 0। तो ये जो 0. आई वाला है वो कितना आ गया? पाई बाई 2 l। नहीं समझे क्या भाई? सोचो Yes, अगर sir. ऐसे आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करते तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता। समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं? तो जहाँ इस तरह के पैरामीटर इन्वॉल्व हो वहां आप उस पैरामीटर के रेफरेंस में डेरिवेटिव करके अपने कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे होगे? नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लिक कर पा रहे हो? क्या करना है, क्यों करना है भाई, कैसे सॉल्व करना है, ये बात Yes. कुछ तो पता होगे भाई। Yes, sir. देख लीजिए, किसी को डाउट आ रहा है तो वो अपनी बात बता सकता है मुझे। समझ गए कि नहीं भाई? एक और क्वेश्चन दूं ऐसा? चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन में कर लेते हैं। फाइंड आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan इनवर्स ए कॉस थीटा डी थीटा। देखें इसमें क्या दिमाग लगाते हो।
ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लो। I is equals to 0 से इनफाइनाइट ln 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो पहले वाले में a पैरामीटर है ना, समझ रहे हो यार? Yes. Yes. तो पहला वाला हो गया, नहीं हुआ? पहला हुआ भाई। ए के रेफरेंस में इसको डिफरेंशिएट करना है तो थीटा वीटा सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे। तो tan इनवर्स ax का डेरिवेटिव करना है आपको। इसके बाद नॉर्मल जैसे आप इंटीग्रेशन करने हैं वैसे इंटीग्रेशन करना है। नहीं हो रहा क्या? हो रहा है सर। डी आई बाई डी ए सबसे पहले तो 0 से पाई बाई 2 सेक थीटा तो बना ही रहेगा। tan इनवर्स एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर शायद कॉस थीटा बच जाएगा क्योंकि ए का Yes. डेरिवेटिव बना। तो कॉस थीटा सेक थीटा ये पूरा हट जाएगा। अब ये बचेगा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने का तरीका तो है ना हमारे पास। कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा, उसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साथ में एक ए स्क्वायर और आ जाएगा और साथ में डी थीटा आ जाता है। देखो क्या सही लिख रहा हूँ मैं? नहीं सही लिख रहा हूँ। तो अब ये क्या बनेगा? 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर साथ में एक टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। सही लिख रहा हूँ? यस सर। बोलो। Yes, sir. आज इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो शायद हम टेन थीटा को टी मान लेंगे। तो ये 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और डी टी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स टी बाई रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर और इसी में हम लिमिट रख देंगे 0 से इनफाइनाइट। देख लो इनफाइनाइट रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। तो ये जो आई वाला इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा पाई बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर और सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। यहाँ तक ओके हो? बोलो। अब जैसे ही आप इस वाले इंटीग्रेशन में ए रखेंगे तो क्या ये आई की वैल्यू 0 दे रहा है? हाँ, tan इनवर्स 0 0 हो जाता है। तो इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन में जैसे आप a को 0 रखोगे तो i 0 होगा। तो वहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सर ये डी आई हाँ बाई बेटा, डी आ हाँ रहा है। सर, डी आई बाई डी हाँ वो आया है तो। ये डी आई बाई डी ए चल रहा है। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से डी आई बाई डी ए कितना आ जाएगा?
C0 तो शायद वो पाई बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब तो आई निकाल लोगे यार। हाँ सर। अब तो आई मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अच्छा अभी सी निकालने की जरूरत ही नहीं है फिर तो ना। हाँ सर। हाँ सर, वो सी बाद में आएगा। तो अभी क्या करो, इसमें जरा वैल्यू रख दो। अब तो डी आई निकल आएगा यार, क्या कहते हो? हाँ सर, निकल आएगा। यस सर। सीधा यहाँ लिखो ही क्यों, यहीं पे सीधा सॉल्व कर दो ना। अब यहाँ से बताओ डी आई कितना होगा? पाई बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डी ए, और इसी को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो आई का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या ये होता है? यस सर। Yes. अब यहाँ ए को क्या रख दो, 0, तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये Yes, जो sir. आई वाला आई बाई 2 एल एन मॉड ए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 1। देख लो ये आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर आया था किसी का? यस सर, ये देख लो भाई, ये आंसर आ रहा है। क्या ये पूरा मेथड क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट बात बस इतनी सी है, समझ गए होगे सब लोग? यस सर। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं मेथड? हाँ सर। Yes. बस यही सिंपल सा काम आपको करना था, सिंपलीफाई करके अपना आंसर लिख देना था। चाहो तो इसके बाद चीजें यहाँ कर लो। समझ गए कि नहीं भाई? चलिए अब जरा ये दूसरा वाला क्वेश्चन। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल है। इस वाले क्वेश्चन में कितने वेरिएबल हैं? 2 पैरामीटर हैं, समझे? तो चॉइस आपकी है। अब ए और बी में किसके रेफरेंस में आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सोचो प्रॉब्लम इस एलएन की है ना, तो हमें किस पैरामीटर पे डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा? के इंटीग्रेट कर दो। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, पैरामीटर के रेफरेंस में पूरे इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो जो इंटीग्रेशन के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको उस पैरामीटर के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, तो वो पैरामीटर के रेफरेंस में डिफरेंशिएट होगा, बाकी सारी चीजें एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगी। इसके बाद डी आई बाई डी ए निकाल लोगे, फिर डी आई बाई डी ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगी, उसी को डिफरेंशिएट करके हम इंटीग्रेशन निकाल देंगे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, इससे आपका इंटीग्रेशन इजीली हैंडल हो जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ? यस अरे सर। हाँ, Yes. यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसमें सबसे पहले तो आपने निकाला होगा डी आई बाई डी ए, क्या आया वही इंपॉर्टेंट है। 0 से इनफाइनाइट 2ax स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या ये सबका आंसर है? ये देखो। Yes. अच्छा क्या हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना जानते हैं? 0 से इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे? वही इस दोनों का डिफरेंस ऊपर बना लोगे? अरे हाँ या ना? इन Yes, sir. दोनों का ऊपर बनाओगे, तो इन दोनों का डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ले लेते हैं, 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अरे बोलो भाई, Yes. Yes, sir. यस सर। देखना 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, Yes, sir. देखो ये माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बन जा रहा है। अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और इंटू डी एक्स आ गया। अब सीधा पूरा इंटीग्रेशन 2 पार्ट में ब्रेक होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ये बताओ। 0 से इनफाइनाइट एक इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक इंटीग्रेशन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। क्या ये दोनों इंटीग्रेशन हम जानते हैं? Yes, sir. तो 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन रहेगा। पहला इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 बाई बी tan इनवर्स बी एक्स, और दूसरा क्या आएगा? 1 बाई ए tan इनवर्स ए एक्स, और इसी में लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट रखोगे पाई बाई 2 आएगा, देख लो भाई। तो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाई बाई 2 कॉमन, ए बी एलसीएम, और यहाँ पे a माइनस बी आ जाएगा। a माइनस बी से कैंसिल करेंगे, a से a कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे,
तो क्या ये पाई बाई बी इंटू ए प्लस बी आ रहा है? चेक करो। देखो भाई क्या सही लिखा है इंटीग्रेशन, पाई बाई बी। Yes. अब यहाँ पे हमारा डी आई बाई डी ए कितना आ गया? पाई बाई टू ए प्लस बी। अब हमें डी आई चाहिए, तो पाई बाई टू ए प्लस बी, इसको ए के रेफरेंस में हम क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें उठा के। बोलो, तो यहाँ से आई क्या आएगा? अच्छा, बी तो एज अ कांस्टेंट हो गया ना, तो ये बेसिकली x प्लस सम कांस्टेंट की बात हो गई। तो क्या ये इंटीग्रेशन ln में लिखा है? बोलो अरे हाँ या ना। और सम कांस्टेंट c। अब बस हमें c और निकालना है। दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? बोलो। तो अब जरा सोच के जवाब देना, अगर इस वाले इंटीग्रेशन में a को 0 रखोगे तो क्या i की वैल्यू 0 आएगी? ln 1। अरे बोलो। Yes. तो इसका मतलब a को 0 रख दो, तो a को जैसे ही 0 रखोगे c कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस पाई बाई टू ln b। हाँ या ना? Yes. आई इंटीग्रेशन है कितना? पाई बाई टू ln a प्लस b माइनस पाई बाई टू ln, यानी आई वाला इंटीग्रेशन आ गया पाई बाई टू ln a प्लस b बाई b। इसका मतलब 0 से ln 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना आया? पाई बाई टू ln मॉड a प्लस b बाई b। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ। Yes, sir. Yes. सोचो अगर ऐसे सॉल्व करते तो टाइम ज्यादा लग जाता कि नहीं, बट आपने पेरीमीटर के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करके सेम कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए। क्या बाकी लोगों को ये बात क्लिक कर रही है? क्या किसी ऐसा सॉल्व कर पा रहे थे कि नहीं, ये बताओ। सर हाँ बेटा। टू सर वो पाई अपॉन बी इंटू ए प्लस बी के बाद वो पाई अपॉन टू इंटू ए प्लस बी कैसे आएगा? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ लिख दिया क्या? तो वहाँ पर टू की जगह बी होगा। यहाँ पे टू की जगह सब में बी होगा यार फिर तो। यस सर। हम्म, यहाँ पे सब जगह टू की जगह बी होगा। अभी ठीक है तो? सर सबसे ऊपर डी आई बाई डी ए इक्वल टू पाई बाई बी इंटू ए प्लस बी, इंटीग्रेट करने से पहले कहाँ पे? Sir, di/dA is equal to the answer. अच्छा यहाँ भी हाँ सर। बी रिप्लेस हो जाएगा। अब ठीक है तो देखो, देख लो भाई, अभी ठीक है तो? Yes, sir. सर पाई बाई बी ln a प्लस बी बाई बी आएगा। वो टू नहीं आएगा, टू तो कैंसिल हो जाएगा और टू की जगह सब में बी आएगा। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ। सब जगह बी आ रहा है तो Yes. यस सर। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट में क्या काम करना है ये बात क्लियर हुई। वर्किंग सिंपल सी इतनी सी है, टी पैरामीटर होगा, उस टी पैरामीटर के रेफरेंस में आप अपने इंटीग्रेशन को टी के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव करके लिख देंगे, फिर इसको सॉल्व करके पूरा टी का फंक्शन लगाएंगे, फिर उसी पैरामीटर पे इंटीग्रेट कर देंगे, वहां से आई उस पैरामीटर के टर्म में आ जाएगा। बाद में यहाँ पर उस पैरामीटर की वैल्यू रख के आई की एक वैल्यू निकाल लेंगे कांस्टेंट सी निकालने के लिए, उसको रिप्लेस कर देंगे, यूज हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये कई जगह शॉर्ट फॉर्म में यूज हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया, अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना तो हैंडल करना थोड़ा सा टफ जॉब है। तो इसलिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? 0 से 1 के बीच में x की पावर a बाई ln x का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln a प्लस 1। ये आप रिजल्ट डायरेक्ट यूज करके लिख सकते हैं। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात रख सकता है, बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes, sir. डन है भाई मामला? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस इसके बाद इसमें एक चीज और आपको मतलब पूछी जा सकती है, दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। दैट इज कॉल्ड मीन वैल्यू। मीन वैल्यू या इसी को कह दो एवरेज वैल्यू ऑफ fx इन
x लाइज बिटवीन a से b, मतलब a से b के बीच में fx की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। a से b के बीच में fx की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसका सिंपल मतलब होता है, अगर fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, समझ रहे हो, a से b के बीच में, तो इसकी जो मीन वैल्यू होती है या इसकी एवरेज जो वैल्यू होती है, अगर आपसे पूछी गई है तो आपको सीधा आंसर लिखना है a से b के बीच में fx का इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाई b माइनस ए, ये इसकी मीन वैल्यू होती है। ये आज की क्लास में आपने पढ़ा है ना कि वो m से m के बीच में आ जाएगी तो b माइनस ए से डिवाइड कर देंगे तो वो उसकी मीन वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। a से b के बीच में fx dx बाई b माइनस ए, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ गए भाई? तो अगर आपसे कभी भी किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू पूछी गई है तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लगा दीजिएगा। समझ रहे हो कि नहीं? a से b के बीच में उस फंक्शन को इंटीग्रेट करके b माइनस ए से डिवाइड कर दीजिएगा, दैट इज मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। हाँ या ना? यस सर। ये आपका टोटल y हो गया है ना, और ये डिफरेंस हो गया टोटल x, तो टोटल y बाई टोटल x मीन वैल्यू दे देगा। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करूं, फाइंड मीन वैल्यू of fx is equals to 1 upon e की पावर x plus 1, x lies between 0 से 2, 0 से 2 के बीच में इसकी मीन वैल्यू पूछी गई है, तो सीधा आपका आंसर क्या होगा? 0 से 2 dx अपॉन e की पावर x plus 1 और डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 2। अब ये e की पावर x plus 1 को तो इंटीग्रेट कर लोगे ना, बोलो अरे हाँ या ना भाई, ये समझे? तो वन प्लस ई की पावर एक्स माइनस, तो ये क्या है? इंटीग्रेशन माइनस ln 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अरे हाँ या ना जवाब दो यार। ये समझ रहे हो इंटीग्रेशन जो मैं लिख रहा हूँ भाई? नहीं समझ रहे हो क्या? तो बस इसी इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बताओ? Yes. तो जब 2 रखोगे तो क्या आएगा? 0 ई टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 ln 2, तो ln 2 माइनस ln 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है क्या? देखो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखोगे तो ln 2e स्क्वायर बाई 1 प्लस ई स्क्वायर और बाई 2, ये एवरेज वैल्यू आएगी। देखो क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए, ये एवरेज वैल्यू वाली चीज सबको समझ में आई भाई? चलिए, तो न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम देखो, ये समझ में आया? पहला एप्लीकेशन तो ये था। अच्छा, इसके बाद न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम में आपने एक एप्लीकेशन पढ़ा था कि फाई एक्स जो है अगर किसी कांस्टेंट से किसी फंक्शन तक जा रहा हो, अब फिर ये जी डी टी हो, तो अब न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम के हिसाब से जब इसका डेरिवेटिव करते थे तो क्या आता था? जी ऑफ फाई एक्स इंटू इस फाई एक्स का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम का तीसरा और सबसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन ये है कि अगर ये फंक्शन फाई वन एक्स से फाई टू एक्स हो और यहाँ पर जो फंक्शन हो उसमें t के साथ x भी आ जाए और इंटू डी टी हो, तब जो इसका डेरिवेटिव एफ डस एक्स लिखते हैं वो लिखते हैं फाई वन एक्स से फाई टू एक्स। अभी जो हमने पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट किया जी ऑफ टी एक्स, इसको आप t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, सही है? इसको आप सॉरी x के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि यहाँ पे x एक्स्ट्रा आ गया ना, और इंटू डी टी, और बाकी पूरा मेथड वैसे ही लगा देते हैं जो आपने सीखा है। क्या सीखा है आपने? g ऑफ t की जगह क्या रख देते हैं? फाई टू एक्स एक्स और फिर फाई टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस जी ऑफ फाई वन एक्स एक्स और फाई वन एक्स का डेरिवेटिव।
ये तीसरा वाला रूल ध्यान रखिएगा। अगर इसमें भाई यहाँ पे क्या था, पहले में सिर्फ t वेरिएबल था, अब यहाँ पर ये जो x वेरिएबल है और ये सेपरेट नहीं हो रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव आप करेंगे किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में पहले, और फिर बाकी जो न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम का कॉन्सेप्ट है वो लगा देंगे। इन तीन के अलावा चौथा वेरिएशन न्यूटन लिबनिट्ज थ्योरम में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? यस यस सर। एक वेरिएशन तो ये आ सकता है, पहला वाला जो आपने पढ़ाई है, पहला वाला वेरिएशन तो एकदम स्टैंडर्ड है, ये तो आपने कई बार पढ़ाई है। अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी पहले वाले एप्लीकेशन का ही वो है ना। बट ये जो आखिरी वाला एप्लीकेशन है, इसमें टी भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाता है, तो आप उसको अलग से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। सही है। अब देखिए लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ। जैसे मान लो एफ एक्स फंक्शन हमारे सामने आ जाता 0 से x साइन ऑफ x माइनस टी डी टी, ये है, देख लो सब लोग, देख लिया भाई? ये हमें सॉल्व करना है, बोलिए। तो यहाँ पर x और t दोनों है। अब एक मेथड देखो, हम इसको ऐसे डील कर सकते थे, हम एफ एक्स लिखते 0 से x, इसको लिखते साइन x कॉस t माइनस कॉस x साइन t, और इसको dt लिख देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम क्या करते, x और t दोनों वेरिएबल सेपरेट कर लेते। कैसे सेपरेट करते बताओ भाई? साइन x कॉमन करते 0 से x cos t, भाई जब t में इंटीग्रेशन हो रहा है तो साइन तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे cos x कॉमन करते 0 से x sin t dt लिख लेते। अब ये फंक्शन हमारे पास fx आ जाता। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते तो f डैश x लिखते कि नहीं भाई, ये बताओ। अब हम इसका डेरिवेटिव लगाते तो डेरिवेटिव लगा के क्या लिखते बताओ? सबसे पहले आता हमारा sin x, इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या ये cos x बनाता, बोल लो हाँ या ना। फिर sin x का डेरिवेटिव cos x लिखते और 0 से x cos t dt ऐसे ही छोड़ देते। फिर माइनस इसका डेरिवेटिव करते तो क्या लिखते बताओ? अरे हाँ या ना बोलो। cos x, इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या ये sin x आ जाता, देख लो ध्यान से। और फिर बाकी बचे हुए का डेरिवेटिव लिखते तो cos x का डेरिवेटिव प्लस का sin x आता और लिमिट बच जाती 0 से x sin t dt। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ? यस सर अब ये sin x cos x, ये sin x cos x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, देख लीजिए। और यहाँ डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, बोलो बोलो? 0 से x cos x cos t dt माइनस 0 से x sin x sin t dt। इसी को हम कंबाइन करके लिखते हैं तो 0 से x cos ऑफ x प्लस t dt लिख देते कि नहीं? समझाओ मुझे। अरे हाँ या ना? यस यस कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो। डेरिवेटिव सही किया है, बस ये देख लो। सॉरी, ये प्लस आता, प्लस साइन हाँ, तो यहाँ पर ये माइनस आ जाता। देखो यही डेरिवेटिव आता कि नहीं बताओ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये तो एक तरीका हो गया। अच्छा, अभी जो मैंने मेथड सीखा है उसके हिसाब से चलो। ये एफ एक्स फंक्शन है 0 से x साइन ऑफ x माइनस टी डी टी। भाई अब इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, मान लो हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कॉन्सेप्ट सीखा है हमने कि हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे साइन ऑफ x माइनस टी का इंटू डी टी, और बाकी थ्योरम वही लगा देंगे। तो साइन ऑफ x माइनस x और x का डेरिवेटिव 1, तो साइन x माइनस x 0, साइन 0 0 हो जाता। अच्छा, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं साइन का, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आता? cos ऑफ x माइनस टी डी टी। देखो ये और ये आंसर सेम आ गया कि नहीं? मेरी बात समझ पाए कि नहीं, ये बताओ पहले मुद्दे की बात। यस तो सर एक बार ऊपर कर कोई दीजिए थोड़ा सा। कोई भी पैरामीटर जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब कोई भी दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा, अगर हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं तो हम सेपरेट कर लेंगे। अगर वो पूरा वेरिएबल x बाहर आ जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा x वाला जो ये पूरा फंक्शन है, इसको x के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव 0 से x करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ पर जैसे हम थ्योरम लगा रहे हैं वैसे ही थ्योरम लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही? देखो यहाँ भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ भी वही आंसर आ रहा है।
क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये बताओ पहले, यस सर। बोलिए। तो ये न्यूटन न्यूमरिस थ्योरम का जनरल रिजल्ट है कि अगर ये t और x आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब t के रेफरेंस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर x सेपरेट हो गया तब तो फंक्शन से बाहर आ जाएगा। अगर ये x सेपरेट नहीं हो रहा है तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस फंक्शन का x के रेफरेंस में पार्शियल डेरिवेटिव करो, एक स्टेप। बाकी न्यूटन न्यूमरिस थ्योरम में जो आपने सीखा है कि t की जगह phi 2x रखो, phi 2x का डेरिवेटिव, माइनस t की जगह phi 1x रखो, phi 1x का डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं भाई, बोलिए। यस सर। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं भाई? तो ये Yes, पार्स मतलब डेरिवेटिव लेने का सिंपल तरीका है, देख लो आराम से। अच्छा, अब इस पर बेस क्वेश्चन बनते, ये पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि एक फंक्शन एफ एक्स दे दिया गया 0 से x e की पावर t t माइनस 1 t माइनस 2 dt दिया गया, और आपसे पूछा गया फाइंड द रीजन वेयर fx इज इंक्रीजिंग। अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, न्यूटन न्यूमरिस थ्योरम लगाना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। Yes, बोलिए sir. भाई, बस न्यूटन न्यूमरिस थ्योरम लगा के आप fx की वैल्यू बता देंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये बताओ। yes, sir. बताओ व्हाट इज fx, मैं कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वो रीजन बताओ। So minus infinity से 1 2 से माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, बोलिए। हाँ सर, e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा, उस वाले निकालना। आपने इसको इंक्रीजिंग बताना है तो सीधा डिफरेंशिएट कर दिया होगा, तो e की पावर x x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया होगा, तो इसका लोड खत्म। 1 और 2 आया होगा, प्लस माइनस प्लस प्लस वाला रीजन ले लिया होगा आपने, यही तो किया होगा भाई। हाँ सर। माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट आ गया होगा। ये वो रीजन है जहां फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया न्यूटन न्यूमरिस थ्योरम का रोल कि नहीं, ये बताओ। ये तो एक बात हुई, अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम करके आपसे पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया फाइंड एफ डैश ऑफ हाफ, बताओ। फाइंड एफ डैश ऑफ हाफ। बोलिए, क्या कर रहे हो, सीधा डिफरेंशिएट कर दोगे कि नहीं, बोलो भाई। 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले तो इसमें लिमिट चेंज करके लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई खास फर्क है नहीं। 1 से x टी स्क्वायर एफ टी डी टी, अब इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ से एफ एक्स आएगा, यहाँ से 2x आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एफ एक्स, देख लो। हाँ सर। तो यहाँ फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x 2x अपॉन। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, व्हाट इज एफ डैश एक्स। सीधा इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, अब इसको तो यार आराम से डिफरेंशिएट कर दो। हाँ सर। यस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2x, अरे बोलो भाई। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें किस पर वैल्यू निकालनी है, एफ डैश हाफ निकालना है, तो x की वैल्यू हाफ रख दो उठा के।
तो 1 माइनस 2 इंटू 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना, क्या आंसर आ रहा है बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी। सर वो 2 माइनस 2x² होगा न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या होगा? हाँ सर, एक 2 2 भी माइनस होगा। 2। ठीक है। अब बताओ आंसर बोलो जल्दी से। 24 और कैलकुलेट कितना आ रहा है? ट्वेंटी फोर बाई 25। हाँ भाई आंसर बता रहे हैं 24/, देख लीजिए आंसर इज 24/25। यही आ रहा है तो Yes. चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही न्यूटन लिमरिस थ्योरम पे ही है। क्वेश्चन सेम अप्रोच पे ही, 0 से x ft dt इज इक्वल टू x प्लस x से 1 t ft dt। आपको इसमें फाइंड करना है f ऑफ 1। सेम लॉजिक, ये क्वेश्चन IIT का है। fx इज इक्वल टू 0 से x ft dt if f of x square is equals to x square 1 plus x। आपको फाइंड करना है स्मॉल f ऑफ 4। सर पहले का आंसर हाफ आ रहा है, Yes. आंसर हाफ आ रहा है, दूसरे का 4। पहले का आंसर हाफ आ रहा है भाई। f of x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस ना x एफ एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स फंक्शन क्या आ रहा है? 1/1 प्लस x आ रहा है क्या? तो f ऑफ 1 फंक्शन हाफ आ रहा है। देखो सीधा क्वेश्चन है। और अगले वाले में क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला होगा ना पहले, तो वो स्मॉल एफ एक्स आ गया होगा। बोलो भाई। हाँ और सर। यहाँ एफ डैश एक्स स्क्वायर किया होगा तो इंटू 2x आ गया होगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3x स्क्वायर आ गया। तो एफ डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 प्लस 3/2x। देखो हाँ सर। तो इसका मतलब एफ डैश 4। एक्स अगर 1 प्लस 3/2 रूट एक्स हो जाएगा क्या? और हाँ यही सर। आपका एफ ऑफ 4 निकाल लो। तो 1 प्लस 3/2 इंटू रूट 4, आंसर इज 4। यस सर। Yes. हाँ भाई अगला का आंसर 4 आ रहा है। तो इसमें आप कई बार इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। समझ गए ना भाई? तो कई बार आप ऐसे करके अपने फंक्शन को निकाल